हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो सबसे पहले आप इस डेटा को देखिए जो कि इंडियन मार्केट में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो के बढ़ते हुए नंबर को दिखाता है। दिस डेटा क्लियरली शोज कि जो एसआईपी स्टॉपेज का रेशियो लास्ट ईयर सितंबर के मंथ में 60% के राउंड था, वो आज के टाइम जनवरी के मंथ में बढ़ के 109% का हो गया है। तो दिस रेशियो शोज कि जनवरी के मंथ में जितनी न्यू एसआईपीज इंडियन मार्केट में ओपन हुई है, उसके अगेंस्ट कितनी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एसआईपीज है वो डिसकंटिन्यू हुई है। और इसका बढ़ता हुआ नंबर हमें कहीं ना कहीं ये सिग्नल देता है कि इंडियन मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका जो फेथ है अराउंड मार्केट्स वो कहीं ना कहीं वैनिश हो रहा है। बट यहाँ पर कंसर्निंग बात तो ये है दैट इवन आफ्टर दिस सिग्निफिकेंट करेक्शन इन निफ्टी 50, निफ्टी स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स, इसके बावजूद जो मार्केट में एक्सपर्ट्स हैं उनका कुछ ये कहना है। We see downside large caps about 10 odd percent, mid small caps 15-20% even from this point. Even from this point, I think some of the mid caps are already in bear market territory. So worse than that? Oh yes. बट ऑन दी अदर हैंड अगर आपने मार्केट में ऑब्जर्व किया हो तो पिछले कुछ दिनों में स्पेसिफिकली हमें निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में बीच में थोड़ी बहुत रिकवरी भी देखने को मिली थी। और ऑन द सेम ड्यूरेशन मार्केट में हमें ये तक न्यूज देखने को मिल रही थी तो निफ्टी इस पूरे ईयर के एंड तक 30,000 तक का मार्क टच कर सकता है। तो आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दीज पॉइंट्स एक यूजुअल क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या एक्चुअली हमारे मार्केट्स इस पूरे ही फॉल के चलते अपने बॉटम के नियर आ चुके हैं, और क्या ये एक सही पॉइंट हो सकता है हमारे मार्केट में फ्रेश एंट्री लेने का, या फिर ये जो पूरी स्टेबिलिटी की न्यूज हमें देखने को मिल रही है ये केवल एक शॉर्ट टर्म ट्रैप है और यहां से आगे हमारे मार्केट और भी ज्यादा हमें फॉलो होते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ माइंड ब्लोइंग डेटा प्रेजेंट करूंगा जो कि मैंने मार्केट्स के पास्ट के ट्रेंड से ऑब्जर्व करके एक्सट्रैक्ट किया है और जो कि आपके इन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर आपको दे देगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट पे ही लेकर चलता हूं। तो एज यू कैन क्लियरली सी कि 2020 की ईयर के बाद से अभी जो हमें टॉप से हमारा निफ्टी 11% से भी ज्यादा करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है, इसी तरह का सिमिलर करेक्शन हमें दो बार और पहले देखने को मिल चुका है। सबसे पहले ऐसा करेक्शन हमें 2021 और 2022 के बीच में देखने को मिला था जब हमारा निफ्टी अपने उस टॉप से 18% के राउंड करेक्ट हुआ था, और फिर इसी टाइप का सिमिलर करेक्शन हमें फिर से देखने को मिला था 2023 की ड्यूरेशन में जहां पर हमारा निफ्टी अपने टॉप से अराउंड 11% करेक्ट हुआ था। अब अगर आप सबसे पहला वाला केस देखोगे जो हमारे निफ्टी 18% के अराउंड करेक्ट हुआ था, उस ड्यूरेशन में अगर आप एफआईज की सेलिंग का नंबर देखोगे तो एफआई सोल्ड टोटल 2.6 लाख करोड़ वर्थ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडियन मार्केट्स, जो कि उनकी उस टाइम की इन्वेस्टमेंट का अप्रॉक्स 5% निकल के आता है, बिकॉज उस ड्यूरेशन में एफआईज इंडियन मार्केट में टोटल 50 लाख करोड़ के अराउंड की जो होल्डिंग है वो रखे थे, और उस होल्डिंग के सेल करने के बाद से हमारा निफ्टी 18% के अराउंड करेक्ट हुआ। सिमिलरली अगर आप सेकंड करेक्शन देखोगे तो उस करेक्शन के ड्यूरेशन में एफआई ने काफी कम कंपैरेटिवली सेल किया था, जहां पर एफआई टोटल सोल्ड 54,000 करोड़ ऑफ इंडियन इक्विटीज, जो कि उनकी टोटल होल्डिंग का तब 1.17% निकल के आया था। पर उनके इतना कम सेल करने के बावजूद हमारा निफ्टी 11% इसीलिए करेक्ट हुआ बिकॉज इस ड्यूरेशन में जो डोमेस्टिक बाइंग थी इंडियन मार्केट में वो इतनी ज्यादा नहीं थी। और फिर अगर आप सिमिलर देखोगे केस अभी कि जब हमारा मार्केट 11% से ज़्यादा फॉल हो चुका है, तो सिमिलरली अभी हमारे एफआईज ने इन टोटल सितंबर के मंथ से बाद से 3 लाख करोड़ की सेलिंग इंडियन मार्केट में कर दी है, जो कि उनकी टोटल 72 लाख करोड़ की होल्डिंग में से 4% निकल के आता है। तो अगर आप होल्डिंग के टर्म्स में देखोगे तो इट सिग्निफाइज कि कहीं ना कहीं एफआईज अपनी पूरी इंडियन होल्डिंग्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, और इस चीज से ये भी हमें सिग्नल मिलता है कि आगे आने वाले टाइम में भले ही वो थोड़ा बहुत और भी सेलिंग करे, पर इस चीज के चांसेस काफी ज्यादा कम है कि वो जो सेलिंग है वो काफी ज्यादा मैसिव हो। बट केवल हम इसी बेसिस पे तो अपना डिसीजन नहीं ले सकते कि हमारे मार्केट यहाँ से बॉटम बना चुके हैं, बल्कि मैं आपको यहाँ से कुछ और डेटा भी दिखाता हूँ। तो अगर आप निफ्टी 50 का फिर से चार्ट पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर निफ्टी 50 की अगर आप पी रेशो को देखो तो यहाँ पर आपको 10 ईयर्स का अगर आप ड्यूरेशन देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज ऑब्जर्व होगी कि 10 ईयर्स की ड्यूरेशन में जब यूजुअल केस रहा, यानी अगर आप पूरा ही जो हमारे यूक्रेन का वॉर हुआ था और रशिया का वॉर हुआ था और जो कोविड का केस रहा था उसको अगर आप हटा दो, तो यूजुअल केस में हमारा जो निफ्टी है जब भी फॉल हुआ है तो वो जैसे ही अपने 20 की पी के रेंज के अराउंड आया है तो वहां से उसने बार बार सपोर्ट लिया है और वहां से जंप किया है। और यहाँ पर आप करंट में भी देखोगे तो करंट में फिर से हमारा जो निफ्टी है वो अपने 20 के जो पी है उसके रेंज में आ चुका है, जहां पर हमारे निफ्टी का पी जो मीडियन पी है वो 23 के अराउंड है, जो कि अगेन हमें एक सिग्नल देता है कि निफ्टी काफी अच्छे वैल्यूएशन पर राइट नाउ आ चुका है और पास ने उसमें इसी वैल्यूएशन के अराउंड वापस से सपोर्ट लिया है। इसके अलावा अगर आप और भी फैक्टर्स देखो तो सबसे पहले अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखो तो देखिए वी ऑल नो, और ये चीज़ मैं पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ कि एफआईज की इंडियन मार्केट में सेल करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि क्योंकि पहले हमारा जो डॉलर इंडेक्स का स्ट्रेंथ था वो हमें सिग्निफिकेंटली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था सितंबर के मंथ से, और ड्यू टू विच हमें जो डॉलर है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही थी रुपी के टर्म्स में।
उस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो एफआईआईज थे वो इंडियन मार्केट से अपना पैसा वापस से डॉलर में कन्वर्ट कर रहे थे, बिकॉज रुपी की डेप्रिसिएशन के चलते उनको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर लॉसेज हो रहे थे। पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आज के टाइम दिसंबर के मंथ के बाद से लगातार हमें डॉलर इंडेक्स नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है, और ये हमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ऑलरेडी आते हुए देखने को मिल चुका है, विच ऑल्सो सिग्निफाइज कि कहीं ना कहीं अब इस डॉलर इंडेक्स की क्योंकि स्ट्रेंथ नीचे आ रही है, तो एफआईआईज की भी स्लोली जो हमें सेलिंग है वो कम होते हुए देखने को मिलेगी। और केवल यही नहीं, एक और चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप यूएस के 10 ईयर्स गवर्नमेंट बॉन्ड डील देखो तो यहाँ पर हम क्लियरली एक चीज़ देख सकते हैं कि कहाँ पर पहले यूएस में जो 10 ईयर्स गवर्नमेंट बॉन्ड डील था उसका जो यील्ड था वो कंसिस्टेंटली हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा था, जहाँ पर अगस्त के मंथ में जो यील्ड 3.6% के राउंड था वो हमें जनवरी के मंथ में बढ़ के 4.8% हो गया था। अब क्योंकि एफआईआईज को एक गवर्नमेंट बॉन्ड जो यूएस का है उस जैसे सेफ एसेट में एक सेफ रिटर्न मिल रहा था वो भी 4.6% का, तो ऐसे केस में जनरली एफआईआईज इंडियन मार्केट या फिर जो भी इमर्जिंग मार्केट में अपने पैसा इन्वेस्ट किए होते हैं उससे निकाल के वो पैसा यूएस बॉन्ड में डालते हैं, बिकॉज उन्हें उधर एक रिस्क फ्री रिटर्न्स मिल रहे होते हैं। पर यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड का भी नंबर है ये भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ऑलरेडी जा चुका है, और ये भी जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है यूएस का ये भी हमें कंसिस्टेंटली फॉल होते हुए देखने को मिल रहा है, विच अगेन सिग्निफाइज कि जैसे ही ये रिटर्न्स गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड के यूएस के कम होंगे फिर से एफआईआईज अपना पैसा इधर से निकाल के इंडियन जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में डालेंगे। तो ये सारा डेटा कहीं ना कहीं हमें ये तो सिग्निफाई करता है कि भले ही हम एग्जैक्ट बॉटम पे ना हो निफ्टी 50 के, पर एक्चुअली में हमारा बॉटम काफी देर नियर हो सकता है, उसके चांसेस काफी ज्यादा है कि नियरली हमें मार्केट में यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिले। बट इस डेटा से ये चीज कहीं भी क्लेरिफाई नहीं हो रही कि क्या एक्चुअली में चांसेस है कि हमारा निफ्टी 50 इस ईयर के एंड तक 30,000 तक का मार्क टच कर सकता है। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए अगेन मैं आपको एक डेटा पे लेके चलता हूँ। तो ये जो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये है निफ्टी 50 का ईपीएस यानी अर्निंग्स का डेटा, और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि नवंबर मंथ से लेके अभी तक निफ्टी की जो अर्निंग्स है वो रही है 1085 की, जो हमारे Q2 फाइनेंशियल 25 का जो रिजल्ट आया था उसके बेसिस पे। पर जैसे ही हमारे Q3 के रिजल्ट्स अभी देखने को मिले रिसेंटली, हमारे निफ्टी का यही जो अर्निंग्स है ये 1085 से बढ़ के 1124 के राउंड हो गई। और इसको अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो Q3 के रिजल्ट्स के बाद Q2 की कंपैरिजन में Q3 में जो अर्निंग्स है वो निफ्टी की 3.5% से जंप हुई है। पर निफ्टी की अर्निंग्स में ये जंप ये चीज हमें कैसे हेल्प कर सकती है ये चीज कैलकुलेट करने के लिए कि आगे चल के निफ्टी किस तरह का परफॉर्मेंस दे सकता है और कितने तक का मार्क टच कर सकता है। तो देखिए इसके लिए हम यूज करेंगे पी रेशो का फॉर्मूला जो कि होता है प्राइस अपॉन अर्निंग्स। अब इसके केस में हमें प्राइस निकालना है निफ्टी का कि इस ईयर के एंड तक कितना होगा, अर्निंग्स जो करंट में है वो हमें देखने को मिल रही है कि उसमें हमें 3.5% का जंप देखने को मिल रहा है। और बात करोगे पी रेशो की तो इसको भी हम आगे भी यूज में लाएंगे। तो देखिए जैसा कि हमने देखा कि रिसेंटली हमें Q3 में निफ्टी में 3.5% का जंप देखने को मिला अर्निंग्स के केस में, और ये हमें जंप कब देखने को मिला जब ओवरऑल मार्केट में हमें काफी ज्यादा कंजप्शन वगैरह में डिक्लाइन देखने को मिला। पर वी ऑल नो कि रिसेंटली हमारे आरबीआई ने रेट कट्स किया है, और मूविंग फॉरवर्ड आरबीआई ने रिसेंटली 1 लाख करोड़ रुपीस भी इन्फ्यूज किए थे इंडियन मार्केट में, जहां पर उन्होंने बैंक्स के केस में ये सारी लिक्विडिटी को इन्फ्यूज किया था, जिसका अगेन बेनिफिट हमें अगले आने वाले Q4 फाइनेंशियल 25 में कंपनीज के रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। बट अगर हम इधर ये भी मान के चलें कि जैसा कि अभी लास्ट क्वार्टर में 3.5% का ही केवल जंप देखने को मिला था अर्निंग्स में, इस क्वार्टर यानी जो Q4 भी आ रहा है इसमें भी हमें कोई बहुत बड़ा जंप देखने को नहीं मिलता, और केवल 4% का ही जंप देखने को मिलता है निफ्टी के क्वार्टर अर्निंग्स में। तो यहाँ पर अगर आप इसी 4% की कैलकुलेशन देखो तो करंट में जो निफ्टी का ईपीएस 1124 का है वो Q4 में बढ़ के 1168 का हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप इस पूरे ईयर की बात करोगे यानी बाकी के बचे हुए 2025 की, तो इस पूरे ईयर में 3 क्वार्टर रिजल्ट्स और आएंगे, Q1, Q2, Q3 फाइनेंशियल 26 के रिजल्ट्स हमारे आएंगे। अब इसको भी अगर हम थोड़ा सा एंटीसिपेट करने की कोशिश करें तो वी ऑल नो कि रिसेंटली जो हमारे बजट अनाउंसमेंट हुई थी उसमें जो टैक्स कट हुआ था उसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो अप्रैल के बाद से होगा, और अप्रैल के मंथ से जो इंप्लीमेंटेशन होगा उसके बाद से जो कंजप्शन भी है हमारे मार्केट में वो इंक्रीज करेगा, जिससे फर्दर हमारी मार्केट में जो कंपनीज है उनके रिजल्ट्स बेटर होंगे। प्लस हमारी आरबीआई ने ऑलरेडी रेट कट करना स्टार्ट कर दिया है जो कि फर्दर आगे बढ़ाएगी, और जिसका अगेन हमें इंपैक्ट आगे वाले हमारे रिजल्ट्स है उसमें देखने को मिलेगा। पर हम इन सारे ही पॉजिटिव फैक्टर्स को इग्नोर करते हुए चलते हैं और हम यही मानते हुए चलते हैं कि करंट में हमारे निफ्टी का 4% अर्निंग्स हमने Q4 में कंसीडर किया, यही 4% अर्निंग्स हमारे इस पूरे ही साल में कंटिन्यू रहेगा। तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो Q1, Q2 और Q3 फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर रहेंगे उसमें 4% अर्निंग्स की इंक्रीज के अकॉर्डिंग इस साल के एंड तक निफ्टी की जो अर्निंग्स है वो बढ़ के 1308 की हो जाएंगी। अब आप में से जिन भी लोगों को ये जो 4% का हमने नंबर लिया है अर्निंग्स का क्वार्टर अगर ये ज्यादा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि निफ्टी का लास्ट 5 ईयर्स का अगर आप एवरेज ईपीएस ग्रोथ देखोगे, अगर हम इसको 2019
2019 से भी कंसीडर करके चले, अगर हम 2020 का जो एक्सेप्शनल ईयर है उसको हटा भी दें, तो इसके केस में भी हम देखेंगे कि निफ्टी की जो एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ रही है वो 20% CAGR की रही है, यानी 5% क्वार्टर एंड क्वार्टर अर्निंग्स ग्रोथ हुई है निफ्टी की। और इस केस में 2 भी हमने थोड़ा मॉडरेट केस के लिए 4% केस लिया है ना। अब इसके बाद अगर हम वापस से पी रेशो के फॉर्मूला पे आए, तो अगर हमें प्राइस निकालना है तो इज इक्वल्स टू, हमने अर्निंग्स देख ली है 1308 की, अब बचता है इनटू पी रेशो करने का। तो पी रेशो की वैल्यू हम क्या रखें, तो इसके लिए अगर आप निफ्टी के पी रेशो के चार्ट पे वापस से आओ, तो अगर आपको याद हो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर आप पास्ट की डेटा को एंटिसिपेट करो, तो यहाँ में दिखता है कि निफ्टी का पी रेशो जब जब 20 के अराउंड आया है, नॉर्मल सिनेरियो में उसे 20 के पी रेशो के अराउंड फॉल होके वापस से वहाँ पर सपोर्ट लिया है, और वहाँ से हमें निफ्टी का जो पी है वो ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। इसी के जैसे अगर आप एक और चीज़ एंटिसिपेट करो कि जब जब निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, तो जब जब वो 24 की पी के नियर गया है, तो वहाँ से 24 की पी के बाद वापस से हमें डाउनफॉल भी निफ्टी में देखने को मिला। तो इस केस में टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर हम ये मान लें कि निफ्टी का जो करंट पी रेशो है 20 का, वो यहाँ से सपोर्ट लेता है और यहाँ से फिर से वो ऊपर जाना शुरू होता है निफ्टी की रिकवरी के साथ, और फिर वो 23 के जो पी है वहाँ तक रिकवर करता है बिफोर वो फर्दर कोई फॉल दिखाए, तो उसको अगर आप यहाँ पर 1308 इंटू 23 कर देते हो, तो यहाँ पर जो निफ्टी का प्राइस आएगा इस साल के एंड तक वो 30,000 से भी ज़्यादा आएगा। और इवन अगर हम इसको और भी ज़्यादा लोअर केस सिनेरियो ले लें, जहाँ पर हम इस पी रेशो को 23 की जगह 22 भी कंसीडर कर लें, तो भी हमारा जो निफ्टी का प्राइस आएगा इस ईयर के एंड तक वो आएगा 28,770 का। अब ये तो हो गई निफ्टी 50 की बात। अब हम बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की। पर बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरह की डिटेल एनालिसिस पसंद आती है और आप एक स्लाइटली मोर एक सीरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो, तो आप कंसीडर कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन करना, जहां पर मैं आपको टाइमली बेसिस पे मार्केट के रिगार्डिंग इतनी डिटेल एनालिसिस प्रेजेंट करता रहता हूं। ऑल्सो इस ड्यूरेशन में कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि ऐसे में भी मार्केट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं और ऑल्सो एक काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे हमें मिल रही हैं, उसके बारे में भी एक डिटेल एनालिसिस आपको हमारी मेंबरशिप कम्युनिटी पे मैं टाइमली प्रेजेंट करता रहता हूँ। सो इफ यू वांट, हमारी आप चैनल की मेंबरशिप को चेकआउट कर सकते हो, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर हमारे चैनल पेज पे जाके आप उस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स वैल्यूएशन। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स की बात करोगे, तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का करंट जो पी रेशो चल रहा है वो 35.6 का चल रहा है। और अगर आप पी रेशो के 10 ईयर्स की ड्यूरेशन में मीडियन पी देखोगे, तो निफ्टी का जो मीडियन पी है मिड कैप इंडेक्स का वो 27 की रेंज में है। यानी अगर आप मिड कैप की बात करोगे तो सबसे पहले तो पी रेशो के टर्म्स में ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। इसके कंपेरिजन में अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स को देखोगे, तो इसके केस में हमें देखने को मिलेगा कि इस स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का जो करंट पी रेशो है वो 27 पे आ गया है, यानी इसका वैल्यूएशन ज़्यादा करेक्ट हुआ है। और इसका अगर आप 10 ईयर्स की ड्यूरेशन में मीडियन पी भी देखोगे तो वो 32 का दिख रहा है। वहीं पर अगर आप 5 ईयर्स का देखो तो ये 28 का हमें देखने को मिल रहा है। और इवन 5 ईयर्स की ड्यूरेशन में जो इसका पी रेशो है मीडियन, उससे भी जो करंट पी रेशो है वो नीचे आ चुका है, विच शो से कहीं ना कहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में जो पी रेशो या फिर वैल्यूएशन है वो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिल रही है निफ्टी मिड कैप के कंपेरिजन में। अब देखिए, ये जो हमने निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स का पी रेशो का डेटा देखा, इसको अगर आप एक और डेटा के साथ कंबाइन करोगे जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाने लगेंगी। तो देखिए, अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स और निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स हमें कंटिन्यूसली 2 मंथ ऐसा देखने को मिल चुका है जहां पर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इसने 5% से ज़्यादा करेक्शन शो किया है कंटिन्यूसली। और सेम चीज़ हमें निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में देखने को मिल रही है कि हमें ये चीज़ कि लगातार लास्ट 2 मंथ में निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी हमें 5% से ज़्यादा करेक्शन दिखा चुका है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे लगातार 2 मंथ। और अगर आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि पास्ट में लास्ट 20 ईयर्स में ऐसा कितनी बार हुआ है कि निफ्टी 100 जो स्मॉल कैप 100 इंडेक्स है और जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है, इसने 5% का करेक्शन दिखाया हो कंटिन्यूसली मंथ और मंथ, तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लास्ट 20 ईयर्स में निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स के केस में केवल 19 बार ऐसा हुआ है जब निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ने 5% का कंटिन्यूस करेक्शन दिखाया हो मंथ ऑन मंथ। और जिस चीज़ का हमें डर है कि अगला भी मंथ हमें इतना ही बड़ा फॉल देखने को ना मिल जाए, तो अगर आप ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 5% से करेक्शन दिखाया है कंटिन्यूस 3 मंथ, ऐसा कितनी बार हुआ है, तो ऐसा जो चांसेस है वो लास्ट 20 ईयर्स में केवल 8 बार हुए हैं। और इस 8 बार में से भी 5 बार हमें देख सकते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब हमें देखने को मिली थी ओवरऑल वर्ल्ड में, तब हमें ऐसा केस देखने को मिला था। सेम चीज़ अगर आप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का डेटा देखोगे ऑफ लास्ट 20 ईयर्स, तो लगातार निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 5% का करेक्शन दिखाया हो लास्ट 3 मंथ तक। ऐसा केवल 9 बार हुआ है और 9 बार में से भी 5 जो है वो हमें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का सिचुएशन देखने को मिला था। तो अगर आप इन दोनों ही डेटा को कंबाइन करो स्मॉल कैप और मिड कैप, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस चीज़ के चांसेस तो मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में ही काफ़ी तक कम है कि लगातार तीसरे मंथ यानी अगले मंथ भी हमें इतना ही बड़ा जो करेक्शन है वो कंटिन्यू देखने को मिले। बट फिर भी अगर आप पी रेशो वाइज देखो,
तो जो हमारा स्मॉल कैप का पी रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा एक फेयरली वैल्यूड रेंज में आ चुका है, यानी इसके यानी स्मॉल कैप इंडेक्स की कंपनी से फर्दर गिरने के चांसेस एज कम्पेयर टू मिड कैप काफ़ी ज़्यादा कम है। और इसके कंपेरिजन में जो मिड कैप है उसमें रिलेटिवली अभी हमें वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हायर देखने को मिल रही है। तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि फर्दर मिड कैप में हमें और भी ज़्यादा रिस्क देखने को मिले। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में इसी तरह के सेक्टर्स और उनमें प्रेजेंट कुछ अच्छी कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूँ तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी को डिटेल में कवर करूँ तो उस कंपनी का नाम आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर मेंबरशिप कम्युनिटी, जिसका कि लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।